सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आई वेलकम यू ऑल। आ जाओ फटाफट। जय हिंद बेटा। ठीक है, जल्दी से आप ज्वाइन करो सेशन एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट जस्ट इन 1 मिनट। ठीक है, किसी का अगर कुछ डाउट है कल की क्लास को लेकर, खुश रहो बच्चे। आई एम फाइन, होप यू आर ऑल्सो फाइन। अभिषेक, राज, खुश रहो। ठीक है, ठीक है, किसी का कुछ डाउट है बच्चे? आई एम फाइन। जय हिंद बच्चे, जय हिंद सभी को, जय हिंद। फटाफट ज्वाइन करो सभी सेशन। सुबह लेट उठते हो। आई एम फाइन फाइन फाइन। अभिषेक, हाउ आर यू? सभी लोग ठीक हो? बताओ, पढ़ाई कैसे चल रही है? कैसे पढ़ाई चल रही है बताओ, क्लास के अलावा बताओ। चलो क्लास तो ठीक है, दैट इज फाइन। एक बच्चा देखो जमाई ले रहा है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग लेफ्टिनेंट साहब, गुड मॉर्निंग। ठीक है, फटाफट ज्वाइन करो। चलो, कल की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ भी डाउट है, हाउस योर स्टडीज आर गोइंग ऑन, बताओ फटाफट। कैसे चल रही है पढ़ाई? और एकदम जाग जाओ पूरा, मतलब दिमाग एकदम खोल लो पूरी तरीके से। डेली 5 o'clock गेट अप एंड आफ्टर दैट नोट्स बना रहा हूँ। गुड, दैट्स ग्रेट। राधे राधे बच्चे। हाँ, थोड़ा सा पढ़ो, मतलब पढ़ोगे ना तो चीजें एकदम सुधर जाएंगी, सारी चीजें सब। और जो बच्चा नोट्स बना रहा है उसके लिए इतना बेनिफिट होगा, मतलब आप रियलाइज करोगे एट द एंड, क्योंकि यू कैन रिवाइज इट। बट नोट्स बनाना ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कट पिट मत करना, थोड़े स्पेस छोड़ना, कि अगर आगे चलकर आपको उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड करने पड़ जाए तो ऐड कर सको आसानी से। ऐसा नहीं कि फिर उसके ऊपर ही नीचे छोटा बड़ा लिखो और फिर सर इधर अभी वेडिंग में बिजी चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ आपने शायद बताया था ना कि समवंस मैरिज देयर एट योर होम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़ा मैं बारे में कुछ बताओ। अच्छा, एनसीआरबी के बारे में। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है, पहले तो जो आप देख रहे हो ये देखो, फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज के बारे में बताऊंगा, सीबीआई के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इंटरपोल से कौन कनेक्ट करता है, कौन ये सारी इंफॉर्मेशन रखता है, उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। राधे राधे बच्चे, गुड मॉर्निंग। सो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा ये बताओ, कल समझ में आया कुछ? अब कल हमने तो पढ़ा ही दिया था, मतलब काफी कुछ पढ़ाया था, स्पेशली प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है। हमने सबसे पहले देखी एलिजिबल है प्रेसिडेंट चुनाव लड़ने के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा। फिर उसके बाद हमने देखा इन्होंने फॉर्म भरा, अपना फॉर्म फिल किया, तो इन्होंने नॉमिनेशन किया। ठीक है, अपने 50 प्रपोजर के साथ में और 50 सेकेंडर्स के साथ में, नॉमिनेटर्स के साथ में। हाँ, सबके बारे में बताऊंगा, रॉ के बारे में। ठीक है, रॉ के बारे में, एनसीआरबी के बारे में, आईबी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इंटरपोल के बारे में, सबके बारे में बताऊंगा। अभी अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सारी चीजों के बारे में जानना चाहिए, तो सर्च करो, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बता दीजिए, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। हाँ, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट आपको देखो, चलो ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये छूटता जाए तो इसको बता देते हैं। सबसे पहले रिवाइज कर लो चीजें जो कल पढ़ाई थी, बताओ फिर क्या हुआ। नॉमिनेशन फिल करने के बाद फिर क्या हुआ? राष्ट्रपति साहब का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन किया? सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड दिल्ली और पौंडीचेरी के। और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं संसद के, मतलब पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ये दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी वोट वैल्यू मैंने आपको बताई थी। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करूं कि भारत में जितने भी एमएलएज हैं, लगभग 4000 के आसपास एमएलएज हैं, मतलब ज्यादा है 4000 से, तो जितने भी एमएलएज हैं क्या सबकी वोट की वैल्यू सेम होगी? तो बताओ, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो सेम नहीं होगी, एमएलएज की वैल्यू सेम नहीं होगी। क्या किसी एमएलए की और एमपी की वैल्यू सेम होगी? तो सेम नहीं होगी। लेकिन सुनो, किसी राज्य के, किसी एक राज्य के, जैसे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, किसी एक राज्य के सभी एमएलए की वैल्यू समान होगी? तो बिल्कुल होगी। फिर उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक तरफ सारे एमएलए रख लो, एक तरफ सारे एमपी रख लो, मतलब कुल एमएलए की वोट वैल्यू और कुल एमपीज के वोट वैल्यू समान होगी? तो बिल्कुल समान होगी। समझ आया? तो ये सारी चीजें बताई थी। क्या सभी एमपीज की वोट वैल्यू एक ही होती है, मतलब समान होती है? बिल्कुल समान होती है। ठीक है, हाँ, राम राम बेटा। ठीक है, तो नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग। एक बार रिवाइज कर लो, फिर थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में।
ठीक है, हमारी राष्ट्रपति महोदया। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये मैंने आपको कल बताया था, आर्टिकल 52 में ही लिखा है, आपको आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आर्टिकल 53 में क्या लिखा है बताओ? सारी की सारी जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किसमें निहित होंगी? प्रेसिडेंट में निहित होंगी। तो प्रेसिडेंट या तो खुद काम करेंगे या फिर अपने अधीनस्थों द्वारा काम को करवाएंगे, ये इसमें लिखा है। ठीक है, आगे क्या बताया था बताओ? फिर क्वालिफिकेशंस बताया था, नॉर्मल सा क्वालिफिकेशंस में 4 चीजें बताई थी, बताओ क्या क्या बताया था? कि 35 साल की आयु के होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? लोकसभा का इलेक्शन, मतलब लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा बनने के योग्य होने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, और एक क्वालिफिकेशन और बताया था, बताओ क्या है? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद एकदम सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, वो एकदम सिंपल था, मैंने बताया था बाई बर्थ से कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी ने क्वेश्चन दिया था, बाई बर्थ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो टर्म्स एंड एमेलमेंट्स देख लो, बहुत सारी सुविधाएं, पक्ष मिलते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है, हाउस मिलता है, प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, रायसीना हेल्प पे आपको पता ही होगा। ठीक है, करेंट सैलरी उनकी आप खुद से जाके सर्च करना, 5 लाख है। उसके अलावा भी उनको और भी एमेलमेंट्स मिलते हैं। निर्वाचक मंडल मैंने आपको बता ही दिया, अभी जस्ट आके रिवाइज करवाया मैंने आपको। राष्ट्रपति के चुनाव की रीति क्या होती है? रीति बताया था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कैसे ट्रांसफर होता है वोट, कल अच्छे से बताया था। ठीक है, और क्या था? इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टेट का, पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, स्टेट के हिसाब से होता है। हाँ, एक बच्चे को डाउट आ रहा था, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाँ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुल्लू मुल्लू मॉर्निंग करते हैं हमारे बच्चे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको बताओ? अभी बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, क्या कंफ्यूजन आ रहा है? मान लो ये स्टेट है, मान लो 2 स्टेट है, तो पहली बात ये सीधा सीधा कहा गया है कि जो सीट्स डिवाइड होंगी, जो एमएलएज और एमपीज की जो सीट्स डिवाइड होंगी, ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन जो होता है वो एरिया डिसाइड करता है। मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, तो ये जब सीट्स डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखना, तो ये इंट्रा स्टेट पैरिटी, ठीक है, और इंटर स्टेट पैरिटी ये देखेंगे। मान लो अगर यहाँ की पॉपुलेशन कुछ भी है, मैं वही फिर से लॉजिक दूंगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर यूपी में पर 1000% एक सीट एलोकेट की गई है ना, तो एमपी में भी पर 1000% एक ही सीट एलोकेट होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया? ये बताओ, इंटर स्टेट पैरिटी हो गया। दूसरी बात, मान लो अगर 5 किलो वर्ग किलोमीटर में, यूपी में 5 वर्ग किलोमीटर में अगर एक सीट एलोकेट है, तो यूपी में ही ये हो गया इंट्रा स्टेट पैरिटी। तो यूपी में अदर जगह पे, मेरी बात सुनो, 5 वर्ग किलोमीटर में, बहुत ध्यान से सुनो सुनो, देखो मान लो यहाँ पे 1000 पर्सन पे, 1000 पर्सन पे एक सीट एलोकेट है, तो एमपी में भी यही देखेंगे। तो यहां पे बताओ 5 वर्ग किलोमीटर पे अगर 1000 लोग रहते हैं तो एक सीट एलोकेट हो गया। लेकिन अगर एमपी में 5, यहाँ पे 5 किलोमीटर, एमपी में अगर 10, ध्यान से देखो, 10 वर्ग किलोमीटर में, 10 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 10 वर्ग किलोमीटर में अगर 1000 लोग हैं, तो यहाँ पे 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, 10 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा, वहां पे सिर्फ एक ही सीट रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये इंटरस्टेट पैरिटी हो गई। और यूपी में देखो, तो अब ऐसा तो जरूरी है नहीं कि हर 5 वर्ग किलोमीटर पे, हर 5 वर्ग किलोमीटर पे 1000 लोग ही हो, कहीं पे ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पे कम हो सकते हैं। ठीक है, कहीं पे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, कहीं पे कम लोग भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कहीं पे 10 वर्ग किलोमीटर पे 1000 लोग हो, तो वो 10 वर्ग किलोमीटर के सीट एरिया जो है ना, वहां पे एक ही एमपी होगा, वहां पे एक ही एमपी होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ समझने के हिसाब से। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेंगे, बट इंटर स्टेट पैरिटी और इंटर स्टेट पैरिटी ये पूछ सकते हैं कि होना चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, किसी भी स्टेट में जो सीट्स डिसाइड की गई हैं वो कौन से पॉपुलेशन के हिसाब से की गई है बताओ? बताओ, सीट्स ऑफ
एमएलएज चाहे हो या फिर एमपीज, एमपीज में दोनों एमपी आते हैं, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, तो इनकी सीट्स ऑफ एमपीज एंड एमएलए आर फिक्स्ड। बताओ 19, ये कल बताया था, लेकिन बच्चों को फिर भी डाउट आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि नहीं उसके बाद भी संशोधन हुए हैं। 1971 के सेंसस से, किसके सेंसस से, 1971 के सेंसस से फ्रोज कर दिया गया, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो आधार बनाया गया सेंसस का, वो क्या बनाया गया, कौन सी पॉपुलेशन, 1971 की पॉपुलेशन को आधार बनाया गया। मुझे कुछ पूछना था, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं तो याद आया था लेकिन अब भूल गया। अच्छा सर, एमएलए का फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म। लेकिन सुनो, अब ध्यान से मेरी बात सुनो, फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ इन 2001, ठीक है, और फिर उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, फिर कब, 2006 में। एक बच्चे ने बोला था लिख के बता दो सर, तो इसलिए लिख के बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो इनसे क्या हुआ, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए तो इनसे क्या हुआ, इनसे भी सीट्स डिसाइड की गई। अच्छा, यहां पे ये ईयर है, अमेंडमेंट का ईयर है, तो यहां पे जब अमेंडमेंट किया गया तो पॉपुलेशन, सेंसस का आधार क्या रहा, 1991 की पॉपुलेशन, ये सेंसस क्या रहा, 1991 की पॉपुलेशन, और यहां पे सेंसस का आधार क्या रहा, 2001 की पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन से इन्होंने क्या किया, क्या सीट्स बढ़ाई घटाई, सीट्स को बढ़ाया घटाया नहीं, किसी स्टेट में सीट्स को बढ़ाया नहीं, ठीक है, तो सीट्स उतनी है। लेकिन फिर क्या किया, अच्छा ये बताओ, पॉपुलेशन तो चेंज हुई होगी ना, मान लो, मेरी बात वापस से ध्यान से सुनो, मान लो पहले पहले एससी की पॉपुलेशन, मान लो यूपी में पहले टोटल सिर्फ 100 लोग हैं, मान लो यूपी में, तो पहले एससी की पॉपुलेशन मान लो अगर 5 थी, तो अभी हो सकता है कि 7 हुई हो, या कम हो सकती है, या फिर ज्यादा हो सकती है, बात समझ में आया। तो एससी की पॉपुलेशन मान लो 5 से 7 हो गई, या फिर 5 से 4 हो गई। मैं शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बता रहा हूं, अगर मान लो टोटल पॉपुलेशन 100 है और उसमें से एससी की पॉपुलेशन कितनी हो गई, पहले 5 थी, अभी या तो 7 हो गई नहीं तो 4 हो गई, तो बताओ एससी की सीट बढ़ा के क्या कर देंगे, ठीक है, और सीट कितनी थी, थोड़ा और ज्यादा पॉपुलेशन लेते हैं, मान लो पॉपुलेशन 1000 थी और सीट कितनी थी इनको एलोकेट थी 100, ऐसा है नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, हाइपोथेटिकल एसोसिएशन ले रहा हूं मैं, तो 100 सीट थी। तो अच्छा ये बताओ, कभी भी ना किसी भी राज्य की जो जनसंख्या है उसमें जो पॉपुलेशन है, स्पेशली एससी एसटी की जो पॉपुलेशन है, उसके प्रोपोर्शन में उनको भी सीट एलोकेट होती है। तो अगर 100 सीटें हैं और इसमें से, ठीक है, इसको 50 ले लो आप, ठीक है, 100 सीटें हैं और 50 इसमें से एससी हैं, तो बताओ एससी के लिए कितनी सीटें होंगी, कितनी सीटें आरक्षित होंगी। देखो आप मैथ्स में ना एकदम खतरनाक हो, तो आपको आना चाहिए। तो यहां पे 5% सीटें क्या हो गई, एससी के लिए आरक्षित हो गई, और अगर यही पॉपुलेशन बढ़ गई ना एससी की, 50 से अगर ये 70 हो गई, तो अब इनको यही सीटें कितनी करनी पड़ेंगी, 7। तो ये इंटरनल एडजस्टमेंट किया, पहले अगर 100 सीटों में से 5 सीटें एससी के लिए आरक्षित थी, तो अभी कितनी करनी पड़ी, 7 की करनी पड़ी। और ये किसके हिसाब से किया गया, पहले तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से किया गया था 1991 के सेंसस के हिसाब से, और आगे चल के किया 2001 के सेंसस के हिसाब से। बात समझ में आया। एमएलए की फुल फॉर्म बताया तो 2001 में क्या चेंज हुआ समझ में आया। और इंटरनल एडजस्टमेंट भी किया, मतलब मान लीजिए कहीं पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे सीट कम कर दी, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे सीट ज्यादा कर दी, बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, होप ये डाउट तो खत्म हो गया होगा आपका। अब देखो, ठीक है, टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए,
ठीक है, तो टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या होता है? 5 इयर्स। अब सुनो, अगर प्रेसिडेंट की यहां वैकेंसी हो जाए, वैकेंसी मतलब वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। रेजिग्नेशन किसको देंगे बताओ? रेजिग्नेशन किसको देंगे बच्चे? फटाफट बताओ। तो रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, बट अमेरिका में 4 साल के लिए। हाँ, अमेरिका में 4 साल के लिए, बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो ये समझ में आया। और एक्सपायरी ऑफ टर्म मैंने आपको बताया क्या है, 5 इयर्स है। और इंपीचमेंट अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, अब बताऊंगा इंपीचमेंट वाइस प्रेसिडेंट को, बिल्कुल। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई डिस्प्यूट हुआ, चलो कुछ चीजें देख लो। इंपीचमेंट में आपको बता रहा हूं, अगर इनकी डेथ हो जाए अचानक से, जब ये ऑफिस में हो प्रेसिडेंट और इनकी अचानक से डेथ हो जाए, तो बताओ कौन बनेगा प्रेसिडेंट? कौन बनेगा? वाइस प्रेसिडेंट ही बनेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहेंगे। समझ में आया? तो प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। और अगर इनका इलेक्शन ही इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए, मान लो ऐसा भी हो सकता है, सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद क्या हुआ, मान लो कोई डिस्प्यूट राइज हुआ, कोई विवाद हुआ इनके चुनाव को लेकर, तो डिस्प्यूट कहां जाएगा बताओ? डिस्प्यूट कहां जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास या सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, तो अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होता है, तो वो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर सुप्रीम कोर्ट अब दो काम कर सकता है, या तो ये बोलेगा वैलिड है, या बोलेगा इनवैलिड है। ठीक है, तो क्या होगा? तो प्रेसिडेंट हैज टू रिजाइन, और टू बी रिमूव्ड, मतलब वो रिमूव्ड ही समझो। मतलब रिजाइन कर दिए तो ठीक है, नहीं तो वो रिमूव्ड ही समझा जाएगा। सर इनको क्या भंग नहीं किया जा सकता? किसको? किसको भंग नहीं किया जा सकता? मैंने कहा बच्चा सुबह सुबह भांग की बात क्यों कर रहा है? हम्म, सुनो आगे क्या। अब इसको बताना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो लेकिन अब सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या होगा बताओ? इलेक्शन होगा, इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, दैट इज फाइनल डिसीजन। ठीक है, अब वो वैलिड रहेगा तो वो कंटिन्यू करेंगे। अगर इलेक्शन इनवैलिड हो गया तो राष्ट्रपति को हटा हुआ समझा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि बट जो वर्क किया होगा, मान लो कोई प्रेसिडेंट बन गया, अब डिस्प्यूट गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डिस्प्यूट गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो समझा, उसका निस्तारण किया, मान लो इनवैलिड हो गया। ठीक है, इनवैलिड हो गया, कोई गलती पाई और इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया, तो राष्ट्रपति को तो हटा दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने मान लो उस टाइम के बीच में इन्होंने जो कार्य किया होगा, वो सारे कार्य इनवैलिड नहीं हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मैंने क्या बताया, जब इलेक्शन डिक्लेयर्ड हो गया तब यहां पे बताया। अब इंपीचमेंट बताते हैं। सबसे पहले जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था,
देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में और पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। तो अच्छा ये बताओ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब सुनो, जब मैं आपको ज्ञान दूंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है, अब आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करना है सिर्फ और सिर्फ इंडिया को और सिर्फ यूएसए को। यूएसए में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बताओ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या प्रेसिडेंट बिल्कुल पावरफुल है। प्रेसिडेंट को डी जूरे बोला जाता है, ना कि डी फैक्टो। डी फैक्टो का मतलब जिसके पास फैक्चुअल पावर है, रियल में पावर है, तो उसको डी फैक्टो कौन है भारत में, बताओ, प्रधानमंत्री है, ना कि प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ जाता है, होता है, मतलब कि पीपल डायरेक्ट इलेक्ट। क्या, अब यहां प्रेसिडेंट ही लिखा है तो मैंने प्रेसिडेंट चलो लिख देता हूं। तो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट का मतलब लोग डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। जैसे बताओ, क्या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, बताओ, प्राइम मिनिस्टर, अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि प्राइम मिनिस्टर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, ठीक है, मैंने सही बोल दिया क्या स्टेटमेंट, चलो ठीक है। प्रधानमंत्री का चुनाव, ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही है कि गलत है, बताओ स्टेटमेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंट पावरफुल है, बट इंडिया में पीएम है, और पीएम के ऊपर एसडीएम है, ठीक है। सर कौन सा इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का बच्चे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां का है, यूएसए का है। यहां पे एग्जांपल, एज एन एग्जांपल लिख लो यूएसए, मेजर एग्जांपल, और यहां पे लिखो आप इंडिया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, यही तो बताया कि बताओ हम लोग चुनते हैं क्या प्रेसिडेंट को, नहीं, हमने जिन एमएलए एमपीज को चुना है वो जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, मतलब इनडायरेक्टली चुना जाता है। सर प्रेसिडेंट पीएम को सेलेक्ट करता है, हाँ, प्रेसिडेंट पीएम को क्या करता है, अपॉइंट करता है, ना कि इलेक्ट करता है। प्रेसिडेंट पीएम जो है वो इलेक्टेड नहीं होता है, वो अपॉइंटेड होता है। बात समझ में आया। लार्जेस्ट पार्टी जिसको बहुमत आता है वो जिस व्यक्ति को बोलेगी उसको अपॉइंट किया जाता है, ना कि वो चुना जाता है। चुना किया जाता है, वो एमपी चुना जाता है, एमपी, ठीक है। अब यहां आओ इस पॉइंट पे, डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात, कंप्लीट सेपरेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो यहां पे जो कानून बनाता है, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सीनेट हो, ठीक है। तो यूएसए में जो अपर हाउस है, जैसे भारत में राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा भारत में। यूएसए में क्या बोलते हैं, सीनेट। तो चाहे वो सीनेट हो चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है, तो वहां से उसको कोई मतलब नहीं है। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कोई काम करेगा, कोई भी काम प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करेगा, और जो मिनिस्टर्स अपॉइंट करेंगे, जो कोई भी पर्सन अपॉइंट करेंगे वो अपनी मर्जी से करेंगे, उनको एमपी होना कंपलसरी नहीं है। लेकिन भारत में आपको तो पता ही है, भारत में कोई भी व्यक्ति, मंत्री या कैबिनेट मंत्री, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो, वो तभी अपॉइंट किया जाएगा जब वो ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो भारत में सेपरेशन है, कंप्लीट सेपरेशन है क्या भारत में, बताओ। क्या भारत में कंप्लीट सेपरेशन है। अच्छा बताओ, कानून कौन बनाता है, मान लो ये राज्यसभा है,
और ये लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा है। और एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है? पीएम होता है। अब पीएम कहीं से भी आ सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो, इसलिए मैंने आधा यहां लिखा है आधा यहां लिखा है। तो पीएम कहीं से भी आ सकता है, वो लोकसभा से भी चुना जा सकता, अपॉइंटमेंट किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, और लोक राज्यसभा से भी। तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। और इसके साथ में जो इसके काम करते हैं, बताओ कौन कौन काम करता है? प्रधानमंत्री के साथ में जो बाकी लोग काम करते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, बाकी लोग तो ठीक है, बाकी जितने भी, अब यहां पे मैं लिख रहा हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अब मैंने वो साइड लिखा है, इसका मतलब वो साइड नहीं है, ठीक है, कलर कर देता हूं तब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर क्यों नहीं है? क्योंकि यही लेजिस्लेचर है। कानून कौन बनाता है? राज्यसभा, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, कानून तो यही लोग बनाते हैं। अब बताओ एग्जीक्यूटिव कौन होता है, मतलब काम को इंप्लीमेंट कौन करता है? बताओ। हेड भले ही राष्ट्रपति हैं, अब ये नहीं कि हेड है तो सारे काम वही करेंगे। तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? पीएम होता है। जो काम करता है ना, कौन काम करवाता है? बताओ। मिनिस्ट्री करवाती है, मिनिस्ट्रीज करवाती है, वेरियस मिनिस्ट्रीज होती है, तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उसके हेड होते हैं। तो इसका मतलब काम कौन करवाता है? मिनिस्टर्स, और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जो काम करवाता है उसी को कार्यपालिका कहते हैं। अब बताओ ये कार्यपालिका क्या विधायिका से अलग हो गई? अरे नहीं, यही जो, देखो क्या होता है मिनिस्टर्स, अगर किसी को मिनिस्टर चुना जाएगा तो क्या हो सकता है? या तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो, या फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा हो। अगर वो मिनिस्टर नहीं भी है तो उसको अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, बट विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर उसको किसी, मतलब दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन की सदस्यता तो लेनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे भी ले वो। ठीक है, बात समझ में आया? तो बताओ क्या यहां सेपरेशन ऑफ पावर है? नहीं है। वहीं यूएसए में देखा जाए तो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। यहां पे क्या लिख सकते हैं? नो सेपरेशन ऑफ पावर। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। वैसे मैं इसको जब लोकसभा और राज्यसभा का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो एक बार रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये पढ़ाऊंगा वहां, तो टेंशन मत लेना। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब अगर लोकसभा में एक के खिलाफ अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, एक के खिलाफ तो आता नहीं है। किसी एक पे आरोप लगा ना तो समझो सब पे लगा। किसी एक ने कोई कार्य किया ना तो सबने किया। तो सिंक एंड स्विम टुगेदर बोला जाता है, आपने सुना होगा इसको। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी होगा तो वो कलेक्टिवली होगा। तो जो मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कलेक्टिवली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। मतलब सामूहिक रूप से किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। समझ में आया? क्योंकि बताओ कभी प्रधानमंत्री कब चुना जाता है? जब लोकसभा में बहुमत हो, ना कि राज्यसभा में। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? लोकसभा को। तो ऐसा बोला जाता है कि वो, देखो, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको होंगे? लोकसभा को। इन पर्टिकुलर किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? जिस हाउस में रहते हैं। मान लो अब कोई मंत्री बन गया और वो राज्यसभा से है, तब भी अगर वो मंत्री है तब भी वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होगा? भले ही राज्यसभा से, रिस्पॉन्सिबल किसके होगा? कलेक्टिवली, कलेक्टिवली सामूहिक रूप से लोकसभा के। लेकिन पर्टिकुलर इंडिविजुअली अगर उसके ऊपर कुछ होता है इंडिविजुअली, तब वो किसके रिस्पॉन्सिबल होगा? जिस हाउस से होगा, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। वहां वापस से समझाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बात होती है। लेकिन यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट ये दिया, ठीक है, यूपीएससी ने प्री के एग्जाम में, देखो यूपीएससी ने जो एक बार आंसर दे दिया वो उस, मतलब आपको लगे कि वो गलत है, किसी टीचर को लगे वो गलत है, लेकिन वो उसको सही मान रहा है, तो अगले एग्जाम में भी वही सही मानेगा। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट ये दिया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से, संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। और यूपीएससी ने ये कथन सत्य भी माना। अब आप बोलोगे आप तो पढ़ा रहे हो सिर्फ लोकसभा और वो मान रहा है संसद, तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो आप सही करके आना। सर ये लोकसभा और राज्यसभा बेचारे बच्चों का जान ले रहे हैं। हाँ, थोड़े बच्चे परेशान हो जाते हैं हमारे। तो ये समझ में आया? तो यहां सेपरेशन ऑफ पावर होती है। अच्छा ये बताओ कि ज्यादा स्टेबल कौन होगा?
इसीलिए कहता हूं कि चीजों को समझो, याद करोगे तो भूल जाओगे, अगर समझ लोगे तो जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक है, बताओ ज्यादा रिस्क कहां होगा, मतलब गवर्नमेंट जल्दी जल्दी कहां पे गिर जाएगी, यहां पे, क्योंकि यहां पे रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं। यहां पे तो दोनों अलग अलग हैं। यहां पे एग्जीक्यूटिव अलग से मजे कर रही है। मान लो ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये लेजिस्लेटिव है। कौन है ये कौन है बताओ? ये लेजिस्लेटिव है, दोनों को मिला के लेजिस्लेटिव होगा ना। ये कांग्रेस है और ये सीनेट है, मान लो। ये मान लो, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या है, कांग्रेस, और ये सीनेट है, यूएसए की बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस है, ठीक है, लोअर हाउस हो गया, और सीनेट है, अपर हाउस हो गया। तो ये दोनों हाउस हो गया, दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, तो दोनों अलग हो गए। लेकिन जो राष्ट्रपति होगा ना, वो यहां अलग बैठेगा अपना, वो अलग यहां मजे करता रहेगा। ये प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट हो गया। अब ये अलग बैठेगा, और इसका जो मिनिस्टर्स होगा ना, वो अपनी मर्जी से चुनेगा। वो कैसे चुनेगा? अपनी मर्जी से चुनेगा। तो वो बाउंड नहीं है कि यहां से किसी पर्सन को मिनिस्टर चुनेगा। समझ में आया? तो बिल्कुल अलग है। तो ये किसी को रिस्पॉन्सिबल है, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं भाई, वो अपनी मर्जी से काम करता रहेगा। ठीक है, किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी काम करेगा। लेकिन ये है कि यहाँ 5 साल 4 साल के लिए क्या हो गया, सिक्योर हो गया। 4 साल तक वो अपनी मर्जी से काम करेगा, उसको भगाने वाला कोई नहीं है। इंपीचमेंट प्रोसेस वहां भी होता है, इंपीच किया जाता है प्रेसिडेंट, ठीक है, बट वो टफेस्ट प्रोसेस है। और एक डिफरेंट थिंग है, यहां इंपीचमेंट की बात नहीं है, यहां हर दिन प्रधानमंत्री को, इनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा। उसी लोकसभा में जाएंगे, सत्र होते हैं, बताऊंगा, तो यहां तो जवाब देना पड़ेगा। तो यहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो ना, वो अनस्टेबल होती है, और यहां पे गवर्नमेंट क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो बताओ सिंपली क्या बताया मैंने आपको? ये कौन सा प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, तो गवर्नमेंट क्या रहेगा बताओ? स्टेबल गवर्नमेंट। यहां पे क्या रहेगा? अनस्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी अभी इसके बाद जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, आप सारे ही खुद से समझ के, मतलब बस आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, अब तो खुद ही सारी चीजें। स्टेबल का मतलब बेटा, देखो स्टेबल का मतलब है कि जो लंबे टाइम तक सरवाइव करे। ठीक है, स्टेबल का मतलब जो लंबे टाइम तक सरवाइव करे उसको स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, और अनस्टेबल का मतलब वो कभी भी गिर सकती है। ठीक है, अस्थिर गवर्नमेंट और स्थिर गवर्नमेंट। स्टेबल का मतलब क्या है, स्थिर कैसे है, कि 5 साल तक इनको कोई हटा नहीं सकता, और ये अस्थिर गवर्नमेंट है, ये कभी भी गिराए जा सकते हैं, कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके अगर लोकसभा में पास हो गया तो ये गए काम से। और सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए नहीं है कि जब मान लो कोई कानून बनाना हुआ, तो जो प्रधानमंत्री है, जो बाकी लोग, जो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भले वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, बताओ वो भी तो वोटिंग करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कानून बनाने के टाइम पे भी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बस इसके बाद और जितने भी पॉइंट होंगे, आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, स्ट्रक्चर से खुद ही कर लोगे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को समझो, चीजों को रटो मत। आगे देखो। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या होती है री इलेक्शन के लिए? कितनी बार भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं री इलेक्शन के लिए, कितनी बार खड़े हो सकते हैं? और यूएसए के बताओ कितनी बार लड़ सकते हैं, फटाफट बताओ कमेंट करके। सुनो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो 1 ट्रिलियन टाइम, ठीक है, इवन जिलियन टाइम, ठीक है, मिलियन तो छोड़ो, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, जितना मर्जी करे उतनी बार चुनाव लड़े। मतलब मेरी भावनाओं पे जाओ। तो यहां क्या, वो कितनी भी बार देखो, 1 ट्रिलियन टाइम, तो फिर एज भी तो होनी चाहिए।
तो यूएसए में कितनी बार मैक्सिमम चुनाव लड़ सकते हैं? 2 बार। 2 बार से ज्यादा, 2 टर्म से ज्यादा नहीं, 2 बार, 2 टर्म से ज्यादा नहीं। पूछो क्यों? भाई सिंपल सी बात है, 2 टर्म से ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि पहली बात तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। इतना लॉन्ग अगर कोई रहेगा ना किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो हो सकता है कि वो अथॉरिटेरियन बन जाए, फिर उसके बाद बोले कि अब मैं ही रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। वहीं भारत में प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है। प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर ही नहीं होती कि वो जो है वो डिक्टेटरशिप करने लग जाए, वो बोलेगा नहीं अब मैं इतने दिन प्रधान राष्ट्रपति बन गया तो अब मेरी ही चलेगी। भारत में पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनल हेड है। और वहीं यूएसए में, कॉन्सेप्ट समझो, वहीं यूएसए में सिर्फ 2 ही टर्म, मतलब 8 साल से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं रह सकता। 2 टर्म मतलब 4-4 साल के 2 टर्म। तो उसका रीजन क्या है? वो पावरफुल होता है। अगर वो उससे ज्यादा टाइम तक रहा ना, तो हो सकता है वो सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले और उसके बाद बना रहे इन्फिनिटी बार। हाँ, जिसे मैंने आपको 1 ट्रिलियन टाइम जिलियन टाइम बोला, तो आपने इन्फिनिटी टाइम बोला, तो ये ठीक है, मजाक के पर्पज से दैट इज फाइन। बट आप ऐसा बोलो कितनी भी बार लड़ सकता है, मतलब जब तक रहेगा तब तक अपना लड़ेगा, 35 साल से ऊपर होना चाहिए। और अपर एज तो कोई डिसाइड है नहीं, नहीं इलेक्शन का टाइम है डिसाइड कि कितनी बार लड़ सकता है। तो आप यहां लिख सकते हो कितनी भी बार। क्या बोल सकते हो बताओ? कितनी भी बार लड़ सकता है वो। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? मतलब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भी समझो, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कहानी समझ लिए हो गया। ठीक है, अब इनके ऑफिस की शर्तें क्या होती हैं? सुनो, पहली बात, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको ये बताया, मान लो अगर वैकेंसी हो गई, सर यूएसए में पीएम क्यों नहीं होता? अब मैं ना एक बार क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा यूएसए, अब वहां पर मैं क्या बताऊं, अरे नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, इसलिए क्योंकि उनका प्रेसिडेंट ही इतना पावरफुल है। भारत में भी ये चीजें आई थी, डिबेट होने के टाइम पे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सोचा गया था कि भारत में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, पार्लियामेंट्री ज्यादा सुटेबल है या प्रेसिडेंशियल ज्यादा सुटेबल है। तो डेमोक्रेसी, पहली बात तो हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से वाकिफ थे। क्यों? यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, वहां भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ठीक है, वहां भी प्रधानमंत्री हेड होता है, और जो क्वीन होती है, वहां की जो क्राउन होती है, जो क्वीन होती है, वो प्रेसिडेंट के टाइप की होती है। तो हमने भी इसी तरीके से चुना, क्योंकि हम उससे फैमिलियर थे, हमारी पूरी जनता उस ऐसे फैमिलियर थी। ऐसा नहीं कि एक पेपर पे बना देंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल भी हो सकते थे, बट इतना डेमोक्रेटिक इन नेचर नहीं होता। स्टेबल अनस्टेबल अलग बात है, डेमोक्रेटिक नहीं होता। मान लो डेमोक्रेटिक कैसे, अरे मान लो वो आके जवाब दे रहे हैं, काम तो खूब कर रहे हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, बट वो क्या पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं? नहीं बैठ रहे हैं। वो पार्लियामेंट में क्या होता है, जनता के इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनता, अगर मान लो कोई काम कर दिया उन्होंने जो जनता को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कल ही आएंगे पार्लियामेंट में बैठेंगे, वापस से बैठेंगे। ठीक है, मान लो अगर कल नहीं आएंगे तो दूसरे सत्र में आएंगे, तो बैठेंगे तो जवाब देंगे। ठीक है, सर यूएसए की तरह चीन राष्ट्रपति, साउथ कोरिया, ठीक है, हाँ वो, अब ऐसा मत सोचना, देखो मैं उस टॉपिक में जाऊंगा नहीं, लेकिन वहां भी चुनाव होते हैं, वहां भी चुनाव होते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें यही है कि वो पहली बात तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे नहीं होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या, इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड के होने चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। मुझे भी जवाब चाहिए। क्या पूछ लिया आपने जो जवाब चाहिए? अच्छा सर, यूएसए ही चीन, यूएसए की तरह ही चीन राष्ट्रपति और साउथ कोरिया प्री। देखो पहली बात तो अभिषेक, विंटर सेशन चल रहा है सर। हाँ, जनरली 3 सेशन चलते हैं, लेकिन ऐसा संविधान में उल्लेख नहीं है। मतलब अगर ऐसा आ जाना कि भारतीय संसद के 3 सेशन होते हैं, तो ये सब लिखा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ऐसा ही होता है। अच्छा, पीएम से जवाब चाहिए? ठीक है बेटा, देखो जो यूएसए, सॉरी जो चाइना है ना, वहां भी प्रॉपर, मतलब एक तरीके से अच्छी खासी डेमोक्रेसी है। अब ऐसा नहीं कि वो एक तरीके से हमारे मन में उसके लिए एनिमिटी भरी है, तो वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं। वहां पे डेमोक्रेसी है। वहां पे डेमोक्रेसी कैसे है? ऐसे चुनाव होता है, देखो ध्यान से। अब देखो, अच्छा ये भारत है, अगर मान लो एक पॉइंट पकड़ो कि चलो ये भारत है, तो यहां पे मैंने चलो दो ही, ठीक है,
अच्छा ये बताओ, आप मुझे बताओ, आपको पता है ना चाइना कैसी कंट्री है? चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, मतलब सोशलिस्टिक कंट्री है। तो वहां पे क्या विचारधारा अलग हो सकती है? क्या कोई अलग अलग सोच सकता है? नहीं सोच सकता, क्योंकि वहां की विचारधारा ही क्या है बताओ? समाजवादी है। तो जब विचारधारा ही एक है तो पार्टी अलग कैसे कैसे हो सकती है? तो पार्टी एक ही होगी, और उस पार्टी का हेड कौन होगा बताओ? वो सी जिनपिंग है, आपको भी पता है। अरे नहीं करता मेरा माउथ दर्द, तुम लोगों को समझाना भी तो है। लेकिन अच्छा बताओ, भारत कैसी कंट्री है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लिबरल कंट्री है, और सोशलिस्ट कंट्री भी है। तो सबकी विचारधाराएं भी अलग अलग होती हैं। जब सबकी विचारधारा अलग अलग होगी तो पार्टी भी अलग अलग होगी। जब पार्टी अलग अलग होगी तो कभी ये पार्टी मेजोरिटी में आएगी, कभी ये आएगी, कभी ये आएगी, कभी ये आएगी, कभी ये आएगी। तो इस तरीके से चुनाव होंगे। लेकिन जब चाइना में पार्टी ही एक है तो जमीनी स्तर पर चुनाव होंगे। मतलब पार्टी यही रहेगी, हेड एक ही रहेगा, प्रेसिडेंट एक ही पर्सन बनेगा, लेकिन जमीनी स्तर पर चुनाव होगा। ठीक है, जमीनी स्तर पर चुनाव होगा कि मान लो एक पर्टिकुलर प्लेस का अगर कोई गवर्नर है तो वहां पे कौन चुना जाएगा। समझ में आया? तो ये तरीका है कि यहां पे कौन चुना जाएगा। यही पार्टी 10 लोगों को टिकट देगी। इसी पार्टी ने 10 लोगों को टिकट दिया, ए को, बी को, सी को, डी को। पार्टी एक है, इसका हेड भी एक है, लेकिन जमीनी स्तर पर यहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए इसने 4 लोगों को टिकट दिया। जो सबसे अच्छा होगा वही चुना जाएगा। समझ में आया? तो चुनाव यहां भी हो रहे हैं, यहां किस तरीके से हो रहे हैं? इस तरीके से, और इंडिया में एक अलग तरीके से। ठीक है, अब आप अपने टॉपिक पे लौटो। बच्चे बोलते हैं हमें भी जवाब चाहिए, तो उनको जवाब मिलता है, लेकिन फिर 4 लोगों का नुकसान होगा। तो ये पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे देखो, अच्छा आपसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, वैकेंसी हो गई, ठीक है, या फिर मान लो इम्पीच्ड हो गए, कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जब मैं POI लिखूं तो आप ये समझो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इम्पीच्ड हो गए या वैकेंसी हो गई तो बताओ क्या होगा? तो उनका प्लेस भरा जाएगा। ठीक है, तो कौन भरेगा? वाइस प्रेसिडेंट। और सुनो, ये संविधान में लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर जैसे ही वैकेंसी हुई, मान लो डेथ की कंडीशन में या किसी भी रीजन से वैकेंसी हो गई या इम्पीच कर दिए गए, तो भाई इमीडिएटली चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा सीट वैकेंट नहीं रहेगी। तो बताओ वाइस प्रेसिडेंट, अगर वैकेंसी होती है, अगर डेथ होती है, ठीक है, और खाली हो जाता है, रेजिग्नेशन देते हैं, तो बताओ कितने दिन के अंदर चुनाव कराना है? रेजिग्नेशन की स्थिति में, डेथ की स्थिति में, इम्पीच की स्थिति में, बताओ। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। तो वाइस प्रेसिडेंट, मान लो अगर प्रेसिडेंट रिजाइन देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन सकते हैं? मैक्सिमम 6 महीने। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया होगा। लेकिन यहां पे एक कैविएट है, वो ये है कि मान लो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉट एबल टू वर्क, बट स्टिल इन ऑफिस। ये ऑफिस में है लेकिन काम करने के योग्य नहीं है, तब भी वाइस प्रेसिडेंट को क्या बनाया जाएगा? यहां पे मैक्सिमम कितना बताओ? 6 मंथ। ठीक है, इंपीचमेंट की कंडीशन में तो तुरंत चुनाव कराना आवश्यक होता है, लेकिन अगर फिर भी वैकेंसी है तो 6 महीने तक फिर भी वो रह सकते हैं। लेकिन अगर ये बताओ कि अगर वो बीमार हो गए और उसके बाद अगर वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे तो फिर? ये लाइन लिखी है, सुनो। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर काम नहीं कर पाते हैं, मतलब काम करने के योग्य नहीं है, फिर उस स्थिति में भी वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेंगे। लेकिन ऑफिस में कौन है? प्रेसिडेंट कौन है बताओ?
प्रेसिडेंट तो जो है वही है, लेकिन अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, मान लो उनकी हेल्थ खराब हो गई, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे। और बहुत ध्यान से सुनना, जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेंगे तो ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि वो 6 महीने रहेंगे या कितने दिन रहेंगे। तो इसका मतलब कब तक रह सकते हैं? जब तक कि इन राष्ट्रपति का टर्म बाकी है तब तक रह सकते हैं, एकदम सेम, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पे थोड़ा सा कैविएट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन ये फिर भी ध्यान रखना है आपको। अब चलो फटाफट देखते हैं आगे। तो ओथ है ना फॉर्मेशन, नॉर्मल सी ओथ लेते हैं। मैं आपको इंपीचमेंट बता रहा हूं। तो जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और जो गवर्नर है, इनका जो ओथ है, जो इनकी शपथ है, वो भारतीय संविधान में मेंशन है, मतलब भारतीय संविधान में मेंशन है। जो बाकी लोग हैं वो भी भारतीय संविधान में मेंशन है, बट वो कौन सी सूची में है? तीसरी अनुसूची में है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर प्रेसिडेंट इंडिया से बाहर हैं, घूमने गए हैं, तो भी वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है अगर मान लो वो बाहर हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो कौन काम करेगा? तो वाइस प्रेसिडेंट ही काम करेंगे। इन केस अगर वो काम करने के योग्य नहीं है, कहीं पे गए हैं, कुछ रीजन है, कहीं भी किसी कार्य की वजह से फंसे हुए हैं, तो कौन काम करेगा? वाइस प्रेसिडेंट। अब देखो महाभियोग की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। आज तक अगर आपको इंपीचमेंट समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर आज तक समझ में नहीं आया तो क्यों, अब समझ में आ जाएगा। देखो सर ओथ, हाँ, ओथ कौन दिलाता है? संविधान में लिखा है कि प्रेसिडेंट की जो ओथ दिलाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ज्येष्ठतम, मतलब वरिष्ठतम, मतलब हायर जज होंगे, वो दिलाएंगे। अब हायर लिखा है ना कि चीफ जस्टिस लिखा है, पूछो क्यों? और मान लो, सुनो, ऐसे चीफ जस्टिस हैं, अब इनमें क्रम होता है, ठीक है? जो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ कौन होता है? जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस, मतलब सुप्रीम कोर्ट का वह जज जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट में काम करने का, जो ज्यादा लंबे टाइम से है, वो वरिष्ठतम होता है। तो सबसे वरिष्ठ कौन होगा? चीफ जस्टिस। ऐसे अपनी मर्जी से कोई चीफ जस्टिस नहीं बन जाता, जनरली वही बनता है जो सबसे ज्यादा काम करता है। तो मान लो सबसे वरिष्ठ कौन हो गया? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बच्चा पूछ रहा है वोट कौन दिलाता है, तो कौन दिलाएगा बताओ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो दिलवाएंगे। लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर मान लो इनसे नीचे जो होगा वो जज दिलाएगा, और अगर वो भी नहीं है, ठीक है, तो इनके नीचे जो जज रहेंगे वो दिलवाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जो ज्येष्ठतम जज होंगे, जो वरिष्ठतम जज होंगे, वो दिलवाएंगे। तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाएंगे। अगर इनकेस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन? जो उनसे नीचे होंगे, फिर उनसे नीचे, फिर उनसे नीचे, ऐसे इसी तरीके से। और सुनो, अगर दोनों वैकेंसी हो जाती है, मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क कर रहे हैं, बट इनकेस अगर वो भी वैकेंसी हो गई, उनको भी कुछ हो गया, या किसी कारणवश उन्होंने रिजाइन दे दिया या डेथ हो गई, तो फिर क्या होगा? फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्क करेंगे, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखना। अब इंपीचमेंट प्रोसेस देखते हैं। बताओ इंपीचमेंट प्रोसेस, कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या होता है, कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1। अगर मान लीजिए इंपीचमेंट लाना है, प्रेसिडेंट को मतलब उनके पद से हटाना है, और हटाने का ग्राउंड क्या हो सकता है? सबसे पहले तो आप ग्राउंड लिखो। ग्राउंड सिर्फ एक मेंशन है, सिर्फ क्या मेंशन है? एक। मतलब आधार क्या होगा? आधार होगा प्रेसिडेंट को हटाने का वायलेशन ऑफ, बताओ। एक ही आधार है, वो कौन सा आधार है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा दूसरा कोई आधार नहीं है प्रेसिडेंट को हटाने का। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। प्रेसिडेंट को कौन सी, किस आधार पर हटाया जा सकता है? अगर आपको ये बोल दे, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाए कि प्रेसिडेंट को प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के हिसाब से हटाया जा सकता है, तो स्टेटमेंट सही है कि गलत, बताओ? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। बताओ ये कथन सत्य है या गलत है? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के हिसाब से प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है क्या?
हाँ, बताओ, गलत है। हाँ, नहीं हटाया जा सकता। ग्राउंड क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर। और इनकैपेसिटी किसके लिए यूज होता है? बताओ। देखो, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, वो तो आप समझ गए होंगे। अब सब सब चीजें भूल जाओ, अब इंपीचमेंट देखो, नहीं तो फिर यहां गलती करोगे। अब इंपीचमेंट में सिर्फ दो ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब सुनो, मान लो स्टेप वन में इन पे इंपीचमेंट लाना हुआ, प्रेसिडेंट को हटाना हुआ, तो सबसे पहले कि जिस हाउस में लाया जाएगा, वो राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है। तो जिस भी हाउस में लाना होगा, उसके 1/4 मेंबर जो है उस प्रपोजल पे साइन करेंगे, जिसपे लिखा होगा प्रेसिडेंट को वॉयलेशन, मतलब संविधान के वॉयलेशन के हिसाब के आधार पर हटाया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, 1/4 मेंबर क्या करेंगे, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस क्या विल साइन द प्रपोजल, ये मोशन दोनों लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। इस स्टेप से समझो, ये आरोप लग गया, आरोप के बाद क्या हुआ, पहला काम हुआ। अब दूसरा काम क्या होगा, बताओ। अब दूसरा काम ये हुआ, जैसे ही साइन हुआ, 14 डेज नोटिस, मतलब 14 दिन का नोटिस दिया गया कि आपके ऊपर इंपीचमेंट प्रोसेस लाया गया है और ये चलाया जाएगा। ठीक है, 14 दिन का नोटिस दे दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, बताओ। स्टेप 3 में क्या हुआ। ठीक है, मैं यहां एक चीज गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, बताना। जानबूझ के देखो, कुछ कर रहा हूं मैं, अब बताना सही है कि गलत है। देखो, कैसे पास होना चाहिए, द बिल शुड बी पास्ड बाय, यहां मैं लिख रहा हूं 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, फटाफट बताओ। टोटल मेंबर होता है या प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है? ओनली वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट बताओ, ये टोटल मेंबर होता है या टोटल मेंबर का 2/3 होना चाहिए या प्रेजेंट एंड वोटिंग का? ठीक है, यहां इसको एक अलग ही स्टेप मानो।
समझा रहा हूं, पहले ये बताओ ये वाला स्टेटमेंट सही है कि गलत? सर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, सही बोल रहे हैं? बच्चे बोल रहे हैं कुछ, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, बताओ फटाफट। बताओ ये सही है कि गलत? कितने लोग बोल रहे हैं गलत है? और गलत है तो सही क्या होगा, और सही है तो फिर तो ठीक है, फिर तो बताओ मत, मतलब ऐसे ही गलत मत बोल दो। बताओ अगर गलत है तो क्या गलत है? ये स्टेप्स याद रखना, मतलब स्टेप्स इसलिए लिखवा रहा हूं, बताओ क्यों? ताकि आपको याद रहे चीजें, कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सुनो, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट में 1/2 होगा प्रेजेंट, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है फर्स्ट में 1/2 होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग का। अब सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनो। तो स्टेप क्या हो गया, इंपीचमेंट का आधार सिर्फ और सिर्फ एक होगा, ग्राउंड क्या होना चाहिए, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला। दूसरी बात, सबसे पहले 1/4 मेंबर क्या करेंगे, किसी भी हाउस में आ सकता है, मान लो राज्यसभा में आया तो राज्यसभा के 1/4 जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, उस प्रपोजल पे साइन करेंगे। अगर 1/4 मेंबर ही साइन नहीं किए तो फिर नहीं चलेगा। इसमें से अगर कोई भी आधार नहीं पाया गया, कोई भी आधार हटा, तो इसका मतलब इंपीचमेंट प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, सुनो, 14 डेज नोटिस हो गया, उसके जस्ट बाद क्या होगा, जिस हाउस में आरोप लगा था, मतलब जहां पे 1/4 साइन हुआ था, पहले तो काम वहीं पे होगा, तो वो हाउस क्या करेगा, उस बिल को कैसे पास करेगा, बताओ उस रेजोल्यूशन को किससे पास करेगा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग कहां पर, इसीलिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हटाए जाते हैं या हाई कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं, उसको इंपीचमेंट नहीं बोला जाता, बताऊंगा मैं थोड़ा सा। तो उसको इंपीचमेंट नहीं बोला जाता, वहां पे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है, 2/3 तो चाहिए चाहिए, बाकी जितना भी उस हाउस की स्ट्रेंथ है उससे 50% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी क्या समझना है, अभी कुछ नहीं समझना, 50% समझना नहीं, वो वहां समझाऊंगा। तो अभी ये समझो कि टोटल हाउस का 2/3 चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए किसमें बताओ, सीजीआई में। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस में, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें। और सुनो, फिर उसके बाद क्या हो गया, तो इन्होंने पास कर दिया, उसके बाद क्या होगा, जो दूसरा हाउस रहेगा, मान लो ये सारे काम कहां हो गया, लोकसभा में हो गया, तो अब राज्यसभा क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या सही में जो आरोप लगा है राष्ट्रपति पर क्या वो सही है। और उस दौरान जब मान लो दूसरा हाउस जब जांच कर रहा होता है, तब प्रेसिडेंट को, तब राष्ट्रपति को राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ होता है, मतलब वो अपनी सुनवाई में भाग ले सकते हैं, वो बता सकते हैं, आधार रख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से वायलेशन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन अगर वो भी पास हो गया, अब ये क्या करेगा, मान लो इन्वेस्टिगेशन में पाया ही नहीं गया कि उन्होंने वायलेशन किया है, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाया गया कि हाँ उन्होंने वायलेशन किया है संविधान का, तो बताओ क्या होगा, फिर ये भी 2/3 से पास कर देंगे। क्या 2/3 किसका, 2/3 ऑफ टोटल हाउस, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबका 2/3 ही, 2/3 ऑफ टोटल हाउस है प्रेसिडेंट में। तो जैसे इन्होंने पास कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट हो जाता है इम्पीच्ड। इम्पीच्ड मतलब
पद खाली हो जाता है। फिर इसके बाद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज का अप्रूवल लगेगा, वो ओवर थिंकिंग मत करना, ओवर थिंकिंग करोगे तो गलत करोगे, इसलिए जितना बताया जा रहा बस उतना। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। फर्स्ट में 1/3 वो सेकंड होगा, थर्ड में रॉन्ग है। ठीक है, तो ये समझ लो, कोई थर्ड वर्ड, कोई थर्ड में, फोर्थ में 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स होना चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस होना चाहिए। समझ में आया? एग्जाम्पल दूं, मान लो अगर 543 मेंबर हैं, अगर ये लोकसभा में पारित हो रहा है और 543 मेंबर हैं, तो बताओ इसका 2/3 कितना होता है, बताओ। और मतलब 3 1 3, 8 4, और उसके बाद 3 1 3, तो एटलीस्ट 181 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 2 और 3। इतने मेंबर कम से कम फेवर में वोट, मतलब कि हटाने के लिए वोट करने ही चाहिए। अब यहाँ पे अलग से 50% मेजोरिटी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2/3 है तो ऑलरेडी 50% से ज्यादा होगी। ठीक है, वो मैं प्रेजेंट वो और वोटिंग की बताऊंगा, तो वहां पे अलग है। समझ में आया? होप ये समझ में आया होगा। अब 2/3 समझ में आया? 2/3 मतलब मान लो किसी हाउस में जब बिल गया, एक बच्चा बोल रहा है कि 2/3 क्या होता है सर? 2/3 बच्चा, मान लो कोई हाउस है, ये मान लो क्या है बताओ, लोकसभा है। ठीक है, ये लोकसभा है, लोकसभा में कितने मेंबर है टोटल? 543 मेंबर है। 543 मेंबर्स में से इनका 2/3 क्या होगा? 2/3 मेजोरिटी होगी। 2/3 मतलब लगभग, लगभग नहीं, एग्जैक्ट 362 लोग अगर इस फेवर में वोट करेंगे कि राष्ट्रपति को हटना चाहिए, तभी हट सकते हैं, नहीं तो हट नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो इस चीज का ध्यान रखना। इंपीचमेंट प्रोसेस सबको समझ में आया होगा। और बताओ, और कोई? टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो आकस्मिक अगर मान लीजिए कोई वैकेंसी होती है तो किस तरीके से फिल होंगी वैकेंसी, बताया ना। अब कुछ इनकी पावर्स होती हैं, पावर्स देख लो, बिल्कुल आसान है। ठीक है, बिल्कुल भी आसान है। कुछ मिलिट्री पावर्स होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है बताओ? एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, वो कोई भी कार्यकारी शक्ति किसके हिसाब से करवाएंगे, किसके हिसाब से करवाएंगे बताओ? अपने, या तो खुद करेंगे, नहीं तो अपने अधीनस्थों द्वारा करवाएंगे। दूसरी बात देखो, अब यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूटिव और पावर्स होती हैं, ये बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, आप देखते होंगे राष्ट्रपति करता है अपॉइंटमेंट, राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति, सब जगह यही आता है। तो वो किसको किसको अपॉइंट करते हैं बताओ? गवर्नर्स को करते हैं, मिनिस्टर्स को करते हैं। मिनिस्टर्स तो यहां तक लिखा होता है कि मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड वो कब तक ऑफिस में रहेंगे? क्या उनका टर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री का टर्म क्या होता है सर? 362 से 361 होंगे तो भी नहीं हट सकते, नहीं हटेंगे। क्यों? दो लैंग्वेज यूज होती है। लैंग्वेज क्या यूज होती है? नॉट लेस देन 2/3। ठीक है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, ये सब नहीं मेंशन है। ये सब नाम तो ऐसे ही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? नॉट लेस देन 2/3, तो मतलब 362 से कम तो होना ही नहीं चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा। यहां पर ध्यान दो। तो किसको अपॉइंटमेंट करते हैं? जब अपॉइंटमेंट, जब इन लोगों के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा कि कौन अपॉइंटमेंट करता है, किसके कौन सा पद दिलाता है। यहां देख लो ध्यान से, अपॉइंटमेंट कौन करता है? चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, बताओ, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो अदर मिनिस्टर्स हो, या फिर गवर्नर्स हो, यूपीएससी के चेयरमैन हो, ठीक है, या यूपीएससी के अदर मेंबर्स हो, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स हो, ठीक है, कैग हो, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, सबकी अपॉइंटमेंट कौन करता है बताओ? ठीक है, सबको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ये बताया था आर्टिकल 53 में ही बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिव, मतलब वो प्रधानमंत्री से ये मांग सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के परिप्रेक्ष्य में, या फिर किसी पब्लिक मैटर्स पे वो प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं इसकी मुझे जानकारी चाहिए, तो वो मांग सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। वह SC ST OBC जो डिफरेंट आयोग होते हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वो संसद के सामने रखते हैं या फिर रखवाते हैं। जो बजट होता है, इस बात का ध्यान रखना, बजट कौन पेश करता है? बजट पेश करती है फाइनेंस मिनिस्टर, करते हैं या करती हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर करती है। लेकिन बजट को रखने के लिए कौन बोलता है हाउस के सामने? प्रेसिडेंट। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है,
समझ में आया? अब क्या करते हैं, देखो ही कैन समन, मतलब वो समन करते हैं हाउस, मान लो, सुनो पहले, अब यहां पे देख लो, जब आराम से आपको लोकसभा पढ़ाऊंगा तो वहां तो डिटेल में पढ़ाना होगा। जैसे वो हाउस को समन करते हैं, समन मतलब क्या, समन क्या होता है अभी समझ लो। समन का मतलब ये होता है, मान लो कि जो हाउस है, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था क्या, कौन सा सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो ऐसे कुछ सेशन चलते हैं, ऐसे ही पार्लियामेंट की कुछ बैठकें होती हैं। अब ऐसे बैठक नहीं लिखा, मैंने क्या बताया उस बच्चे को, मैंने बोला कि ऐसा 3 सेशन का प्रावधान नहीं है संविधान में, ठीक है, संविधान में नहीं, ये कन्वेंशन से चलता है, रीतियों से चलता है। तभी तो क्वेश्चन आया था, देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था, कस्टम्स, रीति रिवाज, वो भी लॉ ऑफ लैंड में काउंट किया जाएगा। तो संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन संविधान में एक चीज मेंशन है, संविधान में ये मेंशन है कि कभी भी 2 सेशन, मतलब कि संसद के 2 सत्र से, मतलब लिख के बताऊं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, अभी कुछ बच्चे कहेंगे लिख के बताओ सर। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो ये लोकसभा है, जहां भी मैं एलएस लिख रहा हूं उसको लोकसभा समझना, ठीक है, तो लोकसभा है। अब बताओ बच्चे, इसमें सेशन होंगे, लेकिन संविधान में ये लिखा है कि किसी भी हाउस का। अच्छा, क्या राज्यसभा ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो कभी उसका छत्रावसान नहीं होता, कभी उसको समन नहीं किया जाता, ऐसा थोड़ी ना है। उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसको भंग नहीं किया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना, अदरवाइज उनका भी सेशन चलता है, लेकिन दोनों हाउस में, ठीक है, गैप नहीं होना चाहिए। तो क्या है, शुड नॉट, सुनो, तो क्या लिखा है संविधान में, ये लिखा है कि ध्यान से सुनो, कि किसी भी, मतलब कि गैप नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट हैव गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा, मतलब कि किसी भी हाउस की सेटिंग, सिटिंग मतलब, मान लो यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं बच्चे, वो प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन वो हमेशा तो काम करेंगे नहीं, तो फिर वो छुट्टी पे भी जाते, छुट्टी इन द सेंस, देखो वो डिपेंड करता है, वो टोटल छुट्टी इसलिए बता रहा हूं आपकी लैंग्वेज में समझने में आसानी होगी। तो फिर क्या किया जाता है, हाउस को प्रोरोग किया जाता है, ठीक है, प्रोरोग मतलब इनको बोला जाता है कि ठीक है अभी अनिश्चित काल के लिए, ठीक है, हाउस को प्रोरोग बताते हैं कि अभी के लिए इस सेशन का, जैसे 3 सेशन चलते हैं, विंटर सेशन, बजट सेशन, ठीक है, तो इसी तरीके से, और एक सेशन कौन सा होता है बताओ फटाफट, ठीक है, तो इसी तरीके से जो तीनों सेशन चलते हैं, तो अब ये बोला जाएगा कि जैसे जो विंटर सेशन है, ठीक है, जो विंटर सेशन है बच्चा बता रहा है, ये क्या हो गया, ये प्रोरोग हो गया, प्रोरोग मतलब ये अभी के लिए विंटर सेशन खत्म है, तो इस तरीके के जो सेशन होते हैं इनके बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब विंटर सेशन होगा, बजट सेशन होगा, कोई अन्य सेशन होगा, वो एक डिफरेंट पॉइंट है, बट ठीक है, लेकिन लिखा ये है, क्या लिखा है बताओ, ये लिखा है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सर यूपीएससी के चेयरमैन कौन होता है, पेपर वही बनाते हैं क्या, नहीं सारे पेपर वही बनाएंगे बेटा, उनके पास, ठीक है, पेपर बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, प्रोफेसर से आस्क किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनसे ली जाती हैं चीजें। तो ये समझ में आया, तो गैप नहीं होना चाहिए 6 महीने से ज्यादा, तो वो क्या करते हैं, समन करते हैं। प्रोरोग मैंने क्या बोला था, प्रोरोग का मतलब हो गया कि अभी ये सेशन खत्म होता है,
समन मतलब वापस से बुलाना है। मान लो जब चलो बजट सेशन चलेगा फिर से बुलाएंगे तो क्या होगा बताओ, ठीक है, मानसून सेशन होता है, ठीक है, मानसून सत्र, तो सेशन, ठीक है, मान लो मानसून सत्र खत्म हुआ, ये बजट सेशन के लिए अगर किसी को बुलाना है तो समन करना क्या होता है, समन तो आपने सुना ही होगा, नोटिस आता है, समन जाता है, तो समन जाता है। अब बिल्कुल जो एसजीएलएस होता है ना, मैंने आपको क्या बताया था, सेक्रेटरिएट जनरल होता है, वो सबको समन भेजता है राष्ट्रपति के कहने से। तो राष्ट्रपति समन करता है हाउस को, क्या करता है बताओ, राष्ट्रपति करता है समन, फिर क्या करता है, प्रोरोग करता है, फिर क्या करता है, डिसॉल्व करता है। डिसॉल्व का मतलब, तो फिर एक अलग पॉइंट है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो समन करना क्या हुआ बच्चे, फिर से दूसरे सत्र के लिए बुलाना, और प्रोरोग करना मतलब खत्म कर देना वो सत्र खत्म करना, ना कि लोकसभा खत्म करना। और डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब ये होता है कि या तो टर्म पूरा कर दिया गया है उस टाइम पे, लोकसभा को पूरी तरीके से भंग कर देना, मतलब लोकसभा खत्म हो जाएगी, मतलब अब नया चुनाव होगा, नई लोकसभा बनेगी। डिसॉल्व का मतलब ये होता है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो तीन चीज करता है, वो क्या करता है, वो समन भी करता है, प्रोरोग करता है, और डिसॉल्व करता है, ठीक है, सदन को। ही एड्रेसेस एंड सेंड्स मैसेजेस, ये लेजिस्लेटिव पावर है उसकी। लेजिस्लेटिव मतलब विधायी शक्तियां होती है, और वो कार्यकारी मतलब जो काम करता है। तो एड्रेसेस क्या, एड्रेसेस एंड सेंड्स मैसेजेस टू पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को मैसेजेस वगैरह टाइम टाइम पे भेजते रहते हैं, जो उनका मन करता है वो। और राज्यसभा में मैंने आपको क्या बताया था, टोटल कितने मेंबर्स हैं बताओ, 233 मेंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं, और 12 मेंबर्स जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके द्वारा बताओ, किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा। ही डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। देखो दो चीज होती है, एक होता है एंटी डिफेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है डिस्क्वालिफिकेशन। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट के बारे में तो वहां पे बताऊंगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फाइनल अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट करता है, लेकिन करता है इलेक्शन कमीशन की सलाह पर, और इलेक्शन कमीशन जो सलाह देता है वो बाइंडिंग होता है। ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ही कर देंगे, लेकिन करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। और एंटी डिफेक्शन लॉ में कौन करता है, एंटी डिफेक्शन अगर किसी के ऊपर लगा तो जो हाउस का हेड होता है, मान लो अगर राज्यसभा है तो वहां पे चेयरमैन, चेयरमैन मतलब वाइस प्रेसिडेंट को ही चेयर पर्सन कहा जाता है। और उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से अगर लोकसभा है तो वहां पे स्पीकर करता है, ठीक है, स्पीकर डिसीजन लेगा। वो ऑर्डिनेंसेस आर्टिकल 123 के तहत वो ऑर्डिनेंसेस ला सकते हैं। मान लो कोई, जो जब दोनों सदन, सर 8 बजे कर दूं क्लास, ठीक है, देखता हूं, अगर सभी बच्चे मतलब थोड़े से और बच्चे कहें 8 बजे कर दूं तो कर देंगे, ठीक है, क्लास का, यहाँ देख लो, पहले क्लास, पहले तुम क्लास ही सही करवाने लग गए। यहाँ पे देखो, तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस कब लाते हैं बताओ, हाँ, ऑर्डिनेंस कब लाते हैं, जब दोनों सदन कार्यवाही में ना हो, मतलब दोनों सदन बैठक में ना हो, दोनों सदन ना चल रहे हो, तब दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, या फिर कोई एक सदन भी ना चल रहा हो, उस टाइम पे भी ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस का क्या होता है, बिल्कुल जैसे साधारण कोई कानून होता है जो पार्लियामेंट पास करती है, उसी की तरह ऑर्डिनेंस भी होता है, उसकी भी सेम पावर होती है, लेकिन बिल को पास कराना पड़ता है बताओ। और इसको सीधा प्रेसिडेंट क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से सीधा बिल पास कर देता है खुद ही, कोई पास वास करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ये प्रोमोलगेट करता है ना, तो जैसे ही दोनों सदन ऑफिस में आते हैं, बैठक में आते हैं, दोनों सदन की बैठक होती है 6 सप्ताह के अंदर, उस 6 वीक के अंदर उसको क्या करवाना होता है, पास करवाना होता है। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, नहीं सर मत करना, मतलब ठीक है, युद्ध चलने लगा हमारे बच्चों का। तो सेम चीज है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक है, वह संसद के समक्ष विभिन्न रिपोर्ट रखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, विभिन्न रिपोर्ट रखते हैं। बस करो चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, नहीं कर रहा, यही टाइम सही है, कोई बच्चा बोल रहा है 7 बजे, छोड़ो। मतलब तुम लोग ना थोड़ा सा दूसरा, पढ़ाई के अलावा कोई भी पॉइंट तुमसे छेड़ लो, यहाँ पे जब पढ़ाता रहता हूँ ना, एकदम गलतियां करते हो भर भर के। तो बहुत सारे ऐसे जो बिल होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं बच्चे, वो हाउस के सामने प्रेसिडेंट रखवाते हैं, ठीक है, चाहे वो वित्त आयोग की रिपोर्ट हो, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हो, और SC ST जो कमीशन रिपोर्ट देता है वो भी, ठीक है, तो हाउस के सामने रखवाते हैं। हाँ यही टाइम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो,
अब कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट की कुछ फाइनेंशियल पावर्स होती है, एकदम सिंपल है, ये याद रखो। तो जो आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना हुई है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे फाइनेंस कमीशन बनता है तो अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसमें जो अपॉइंटमेंट होते हैं, और अपॉइंटमेंट कैसे, जो उसका हेड होता है चेयरपर्सन और जो उसके मेंबर हैं दोनों की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रायर प्रायर परमिशन देते हैं मनी बिल्स को। अच्छा, मनी बिल को जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या कर सकते हैं, उसको वापस नहीं लौटा सकते रिकंसिडरेशन के लिए। तो मनी बिल पे प्रायर रिकमेंडेशन जाती है किसकी, प्रेसिडेंट की। दूसरी बात, और एक चीज बताई थी मैंने आपको, अगर याद हो तो, जब आर्टिकल 3 के तहत कोई संशोधन होता है राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए, तो प्रायर रिकमेंडेशन वहां भी चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, तो उस बात का भी ध्यान रखना। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे लगाते हैं प्रेसिडेंट, हाँ अभी सारा बताएंगे, इमरजेंसी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, 360 के तहत लगाते हैं, ठीक है। तो कॉजेज टू बी लेड क्या बिफोर, मतलब ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो बजट होता है भले फाइनेंस मिनिस्टर वो हाउस के सामने रखता है, बट रखवाता कौन है, प्रेसिडेंट। मेक एडवांसेस कंटिजेंसी फंड, मतलब कंटिजेंसी फंड से अगर कोई पैसा चाहिए, कोई अलग अलग फंड होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, जैसे कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंटिजेंसी फंड होता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड होता है। तो उसी तरीके से सुनो, उसी तरीके से कंटिजेंसी फंड से कोई पैसा निकालना है तो प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसकी, बताओ, प्रेसिडेंट की। तो सेम चीज है। कुछ मिलिट्री पावर होती है, ठीक है, बताओ सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, सभी सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। मान लो कोई ट्रीटी हो रही, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, कोई वॉर, मतलब वॉर स्टार्ट करनी है, खत्म करना है, मतलब सच में नहीं करनी है, मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा कुछ करना है तो कौन करेगा, बताओ, प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट के नाम से होगा। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ क्या, ऑल द फोर्सेस अपॉइंट्स चीफ ऑफ क्या, थ्री फोर्सेस के जो चीफ होते हैं सबको अपॉइंटमेंट करते हैं। डिक्लेयर्स वॉर्स एंड क्या, कंक्लूड्स वॉर, मतलब वॉर को खत्म करना, लागू करना। सर मैंने तो अभी नोट्स नहीं बनाए, तो क्या मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंट से ही बनाने लगूं। आप एक ही काम करो, आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, कुछ मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अमन बोल रहे हैं ये टाइम सही है, बिल्कुल। तो ये सैन्य शक्तियां होती हैं। जिंदगी में सबसे टफ काम क्या होता है, किसी काम को स्टार्ट करना, शुरुआत करना, ठीक है। आप सोचते रहोगे कल से करूंगा, परसों से, तो उसको थोड़ा सा स्टार्ट करो, एक बार स्टार्ट कर दोगे, जब थोड़ा सा बनाने लगोगे, हो सकता है आप 10-15 दिन बनाओ फिर न मत बनाओ, लेकिन स्टार्ट करो। हाँ बच्चे पूछो, क्या क्वेश्चन है, पूछो पूछो। एक बच्चा पूछ रहा है, क्वेश्चन है, पूछूं। ठीक है, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां क्या है, वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताओ फटाफट, ठीक है। तो नियुक्ति करते हैं। और आर्टिकल 143 के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। अच्छा, वीटो पावर क्या होता है, वही आ रहा था, वीटो पावर, क्षमादान शक्तियां, सब बताऊंगा, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है, वीटो पावर, क्षमादान शक्तियां बताऊंगा, रुको। अरे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से 143 के तहत सलाह मांग सकते हैं। अब सलाह दो तरीके से मांगते हैं। अब एक तो नॉर्मल, मान लो इनको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, इनको मतलब भाई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की का अपॉइंटमेंट कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, मतलब ये। तो अगर मान लो कोई बिल है, कोई ट्रीटी है, तो उस मामले में ये सलाह मांग सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सलाह दे या ना दे, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, समझ में आया। लेकिन पब्लिक मैटर पे, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पे जब ये सलाह मांगेंगे, तब सुप्रीम कोर्ट को देना ही पड़ेगा, सलाह देना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ये बात समझ में आई। दूसरी बात, अब वो सलाह दे दिया, वो कंपलसरी बना दिया, लेकिन वो ये सलाह माने ना माने, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया। सीडीएस, हाँ, तो सीडीएस चीफ होता है, ठीक है, सीडीएस एक्टिंग चीफ होता है बच्चे। जैसे अगर सरकार का प्रमुख मैं बोलूं तो बताओ कौन होता है, जनरली क्या कौन होता है, बताओ, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं, डी फैक्टो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी फैक्टो। ये कौन होता है, पीएम। तो वैसे ही डी फैक्टो कौन होता है, सीडीएस होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर आएगा, जो हेड आएगा, जो नॉमिनल हेड आएगा, वो कौन आएगा, प्रेसिडेंट। तो ये क्या कौन होते हैं भाई, डी जूरे होते हैं, ये क्या होते हैं, डी जूरे होते हैं, कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया। तो इस बात का ध्यान रखना, फैक्टो मतलब जिसके पास रियल में पावर है, ठीक है। वो क्षमादान शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब सब चीजें बताऊंगा, क्षमादान शक्तियां भी बताऊंगा, वीटो भी बताऊंगा।
अब देखो ये सारी शक्तियां हैं, पार्डनिंग पावर है, कम्यूटेशन है, रेमिशन है, रेस्पाइट है और रेप्राइम है। अगर मैं पढ़ा दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम क्या है, मतलब आपको सिर्फ स्लाइड से बता दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मेरा काम क्या है बताओ, आपको समझाना। सुनो, एक तो होता है पार्डन। क्या होता है बताओ? एक होता है पार्डन। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा मत देखो। अब पार्डन का मतलब कंप्लीटली पार्डन समवन। आप जनरली जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो कम्यूटेशन हो, चाहे वो रेमिशन हो, रिस्पाइट हो या रिप्राइव हो, सबके लिए जनरली पार्डन यूज होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अब यही यूज होता है इसलिए तो कंफ्यूजन है। अगर मैं आपको ये बोलूं, चलो मेरे एक बात का सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि डिफैक्टो मीनिंग यू नहीं होता है। अच्छा, यू नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? डिफैक्टो होता है। डिफैक्टो का मीनिंग तो इनफैक्टो होता है, इनफैक्टो होता है। हाँ ठीक है ना, इनफैक्टो मतलब जो पावरफुल है, डिफैक्टो का मतलब सिर्फ इतना समझो, जो पावरफुल है। यहां देखो, सब छोड़ो, ठीक है। एक होता है रेमिशन, अब देखो यहां पे बता रहा था कंप्लीटली पार्डन समवन। बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, जब पार्डन होता है, अब यहां देखो, यहां पे बहुत ध्यान से दिमाग लगाने की जरूरत है, नहीं तो अगर आ गया ना स्टेटमेंट, पक्का गलत करके आओगे, ये मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब समझने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान ना देते हो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है। तो पार्डन हो गया। पार्डन क्या होता है? पार्डन का मतलब कंप्लीटली, मान लो किसी पे सजा होती है ना, तो उसकी पूरी सजा माफ कर दी। मतलब कुछ भी हुआ है उसको, तो उसकी पूरी सजा की सजा माफ कर दी। अब सजा ऐसे ही माफ नहीं की, सजा भी माफ हो गई, उस पे जो चार्ज लगे थे, मान लो कोई किसी पे मर्डर का चार्ज लगा था, तो उसका आरोप भी खत्म हो गया। मान लो किसी पे क्राइम केस चलने से उस पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन थी, मान लो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो कोई फॉर्म नहीं फिल कर सकता, वो कोई काम नहीं कर सकता, तो वो भी माफ हो गया, वो सारे आरोप हट ही जाते हैं। मतलब एकदम से जब माफ हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पार्डन बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्षमा। इनफैक्टो, इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब वास्तव में, ठीक है। इनफैक्ट अलग चीज है, फैक्टो अलग चीज है। आप इंग्लिश से और जो जुडिशियल टर्म होते हैं, ठीक है, जो पॉलिटी के स्पेशली लैटिन टर्म्स हैं, जैसे मैं बोलूं ऑडी ऑल्टरम पार्टम, तो इन चीजों से आप कंपेयर मत करना, तो वो एक अलग चीज है। इनफैक्टो, डिफैक्टो, डिजूरे, ये सारी चीजें अलग हैं, वो अलग है। आप समझ में आया? यहां देखो, पहले जो पढ़ा रहा हूं उसको देखो, सुनो। तो पार्डन का मतलब समझ में आया? पार्डन का मतलब क्या होता है बताओ? पूरी तरीके से किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगा है, उसको पूरी तरीके से माफ करना। अब देखो ध्यान दो, कम्यूटेशन एंड रेमिशन, ठीक है, रेमिशन एंड कम्यूटेशन। अब ऐसे लिखूंगा, देखो कम्यूटेशन क्या होता है? कम्यूटेशन में क्या होता है? क्वालिटी चेंज होती है। क्वालिटी मतलब मान लो किसी को, ठीक है, किसी को सजा मिली है, मान लो किसी को सजा मिली है 10 साल रिगरस इंप्रिजनमेंट। रिगरस इंप्रिजनमेंट मतलब उसको मेहनत भी करना है, वहां काम भी करना है और जेल में भी रहना है, ठीक है। और तो अगर रिगरस इंप्रिजनमेंट मिली है तो उसकी क्वालिटी चेंज कर देंगे, उसको सिर्फ क्या कर देंगे बताओ? रिगरस हटा देंगे, सिर्फ इंप्रिजनमेंट करेंगे। उसको बोलेंगे कि चलो ठीक है, तुम्हें मेहनत नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ तुम जेल में रहोगे। तो यहाँ पे क्वालिटी चेंज होती है। कम्यूटेशन में क्या चेंज होती है? क्वालिटी। समझ में आया? मतलब सजा कितनी है? 7 साल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट, तो क्या सजा कम की?
क्या 7 साल से 5 साल किया? नहीं किया, लेकिन उसकी क्वालिटी चेंज की, क्वालिटी चेंज कर दी। रिगरस इंप्रिजनमेंट से क्या कर दिया बताओ? इंप्रिजनमेंट कर दिया, बस ये समझ में आया? ठीक है। रेमिशन में क्या होता है? रेमिशन में क्वालिटी चेंज नहीं करते, क्वांटिटी ही चेंज कर सकते हैं। मान लो यहां पे क्या है, लिख दूं नहीं तो भूल जाओगे तुम। ठीक है, तो यहां पे क्या कम किया बच्चे बताओ? यहां पे क्वालिटी चेंज कम की, यहां पे क्या कम किया? देखो लिखने के बाद काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये नहीं होगा। तो क्वालिटी कैसे चेंज की? रिगरस हटा दिया कि इंप्रिजनमेंट रहेगा, 7 साल है तो 7 साल रहेगा, ये 10 साल है तो 10 साल रहेगा। ठीक है, तो रिगरस हटा दिया। वहीं अगर मैं रेमिशन की बात करूं तो रेमिशन में क्या होता है बताओ? रेमिशन में भी चलो मान लो है, अगर मान लो रिगरस इंप्रिजनमेंट है, रिगरस इंप्रिजनमेंट है 7 ईयर्स। तो अब बताओ यहां पे क्या कर दिया बताओ? यहां पे क्वांटिटी चेंज कर दी, मतलब नेचर सेम रहेगा, पनिशमेंट का नेचर सेम रहेगा। ये 7 साल से कितना कर दिया बताओ? 5 साल कर दिया। कितना कर दिया? 5 साल कर दिया। ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या आता है? अब आता है रेमिशन। ठीक है, रेमिशन में क्या कर दिया? रेमिशन तो बताया। ठीक है, अब आता है रिस्पाइट और रिप्राइम। ध्यान दो, अब सुनो, देखो, अब रिप्राइम भूल जाओ। मैं जब बोलता हूं कोई चीज भूल जाओ तो उसको भूल जाओ। सुनो, रिस्पाइट देखो, तो रिस्पाइट में क्या होता है? इन स्पाइस का मतलब समझ में आता है, एक के बदले एक। बेस्ट क्या है? पार्डन, मतलब उसकी सजा माफ नहीं की और उस पर परिश्रम माफ कर दिया। हाँ, सुनो, अब रिस्पाइट देखो। रिस्पाइट में क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। रिस्पाइट में ये हुआ बच्चे कि मान लो किसी के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, मान लो कोई महिला है वो बंद है और वो माँ बनने वाली है। ठीक है, तो मैटरनिटी इश्यू हो सकता है, या मान लो कोई डिसेबल है, मान लो डिसेबल समझ रहे हो ना, कोई फिजिकली हैंडीकैप है, कोई इश्यू है। ठीक है, तो उसकी वजह से, या कोई बीमार हो गया तो उसकी वजह से उसकी सजा भी कम की जा सकती है। मतलब दोनों ही चीजें कम की सकती, उसकी सजा को कम किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी और सजा दोनों को ही कम किया जा सकता है। जब किसी डिसेबिलिटी की वजह से किसी की सजा माफ की जाए, ठीक है, माफ नहीं, पूरी नहीं, पार्डन नहीं, ठीक है, कम की जाए, छोड़ी जाए, तो उसको बोलते हैं रिस्पाइट। ये समझ में आया? देखो, दूसरा होता है बच्चे रिप्राइव। रिप्राइव क्या होता है? रिस्पाइट समझ में आया? रिस्पाइट एकदम आसान था, और रिप्राइव तो उससे भी आसान है। रिप्राइव में कुछ होता ही नहीं है। रिप्राइव में क्या करते हैं? थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं सजा। मान लो किसी को डेथ, जनरली क्या कब होता है? मर्सी पेटिशन के टाइम पे होता है, सामान्यतः बोल रहा हूं मैं, सामान्यतः मर्सी पेटिशन के टाइम पे होता है। मतलब फांसी की सजा पे थोड़ी देर के लिए क्या लगा देंगे, थोड़े कुछ दिन के लिए होल्ड लगा देंगे, फिर वो टहलता रहेगा गवर्नर के पास, फिर बाकी लोगों के पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, समझ में आया?
कि उसकी सजा को होल्ड कर दिया जाए। अब मैं आपसे, अब ये कंफर्म हो गया होगा, तो ये मर्सी पिटिशन के टाइम पे होता है, तो होल्ड थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, मतलब सजा हो, आगे चल के सजा होगी तो ठीक है, वो तो होगा ही होगा। मतलब जो थोड़ी टाइम के लिए रोकते हैं ना, उसको रिप्राइव बोलते हैं। थोड़े टाइम के लिए अगर रोका तो उसको रिप्राइव करते हैं। अब उसके बाद उसकी सजा पार्डन होगी कि रेमिशन होगी कि कम्यूटेशन होगा कि रिस्पाइट होगा, उसके बाद का पॉइंट है। लेकिन जो होल्ड होता है, जो रोका जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्राइव बोलते हैं। समझ में आया? ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं। आगे, अब इसमें से कुछ अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लो, यहां पे मैंने लिखा है बट ये समझ में आएगा नहीं। तो यह केवल सजा, मतलब पार्डन समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज और सुनो, जो राष्ट्रपति होते हैं, क्या वो डेथ की सजा को कुछ भी कर सकते हैं? कर सकते हैं। डेथ की सजा को माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। अब आपसे सर लिख के पढ़ाया कीजिए, साथ में हम भी नोट्स बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं लिख के पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो सुनो क्या हुआ। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रपति होते हैं, वो डेथ की सजा, मतलब मृत्यु की सजा को माफ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट की सजा को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब गवर्नर में यही दिक्कत है, जो गवर्नर हैं वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। यही लिख देता हूं। एकदम सिंपल, मुझे ये बताओ, सिंपली मुझे ये बताओ, बताओ गवर्नर डेथ की सजा को, मतलब मृत्यु की सजा को कम्यूट कर सकता है या रेमिट कर सकता है? क्या रेमिशन दे सकता है गवर्नर? मृत्यु की सजा को लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट बना सकता है क्या? जो मृत्यु की सजा है, मतलब किसी को कैपिटल पनिशमेंट मिला है या डेथ पनिशमेंट मिला है, तो क्या उस सजा को गवर्नर कम कर सकता है या नहीं कर सकता है? बताओ फटाफट। सबने बोला नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा बोला हाँ कर सकता है, एक बच्चा बोला है हाँ कर सकता है, मतलब दो बच्चे बोल रहे हैं कर सकते हैं, बाकी सब नहीं नहीं वाले हैं। तो गवर्नर कांट पार्डन डेथ पनिशमेंट, ये तो मैंने सामने ही लिख दिया, सजा को कम कर सकता है। ठीक है, अब सुनो, तो गवर्नर स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे पहली बात तो डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो किसी राज्य के ही गवर्नर होंगे, मतलब एक गवर्नर एक से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, बट मान लो चलो दो राज्य को है, फिर भी तो वो उसी मैटर पे और स्टेट लिस्ट के मैटर पे डिसीजन लेंगे। जो बच्चे बोल रहे हैं कि गवर्नर, इसीलिए मैंने बोला था बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से नहीं पढ़ोगे छोटी छोटी गलतियां करोगे, लेकिन ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियां मतलब ऐसा भी नहीं है कि फिर हर चीज को लेकर आप सोचने ही लग जाओ 10 घंटे। जो चीजें नॉर्मल है दैट इज फाइन, बट जहां मैं बता रहा हूं कि जहां पे एक्सेप्शन हो सकते हैं, वहां पे ध्यान भी देना है। वहां पे क्या देना है? ध्यान देना है। देखो, तो गवर्नर मैंने क्या बोला, पार्डन नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पार्डन नहीं कर सकता। भाई इसको कम तो कर सकता है ना। पार्डन का मतलब क्या है? पार्डन का मतलब है कंप्लीटली क्षमा करना। कंप्लीटली क्षमा करना मतलब आरोप आरोप सब खत्म कर देना। तो क्या गवर्नर किसी की मृत्यु की सजा को
कांट पार्डन डेथ सेंटेंस। अगर डेथ पनिशमेंट हुआ है, क्या है, डेथ पनिशमेंट हुआ है, डेथ सेंटेंस हुआ है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता, उसको तो कम कर सकता है, उसको रिप्राइव कर सकता है, उसको रिस्पाइट कर सकता है, और उसको और क्या कर सकता है बताओ, कम्यूट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ पार्डन नहीं कर सकता। और पार्डन का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको कुछ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता बस, मतलब पार्डन नहीं कर सकता बस। तो कम्यूट कर सकता है, रेमिट कर सकता है, और क्या कर सकता है, रेस्पाइट कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है। जिसको डेथ की सजा मिली है उसको भी, मुझे पता था यही कंफ्यूजन होगा, समझ में आया? ठीक है, बस इतनी सी बात। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आगे पढ़ा देंगे, बहुत थोड़ा सा बचा है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लगभग लोग खत्म है। ठीक है, ये इमरजेंसीज तो मैं आपको इमरजेंसीज में पढ़ाऊंगा, लेकिन वीटो पढ़ाऊंगा मैं जरूर। ठीक है, तो वीटो शक्ति में आपको पढ़ाऊंगा। वीटो एकदम सिंपल सा है। सर आपने कहा है कि इम्पीचमेंट के पढ़ते टाइम कहा था कि आप सभी भूल जाओ, तो सर मैं तभी सब भूल गया था। और डिस्पाइट भी टाइम आपने कहा था सब भूल जाओ, मैं सब भूल गया था। हाँ सुनो, भूल गए थे। अब जब मैं बोलता हूँ कि सब भूल जाओ, तो उसको भूल जाओ, और जो बता रहा हूं उसको याद करो। और सुनो, अब हो गई ना क्लास, अब सब याद करना है, अब सब याद करना है। कब तक, कल तक, कल तक मतलब नेक्स्ट क्लास तक सारी चीजें वापस से याद करनी है। जैसे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी तो क्लास के टाइम पे सब भूले रहो, जब डाउट बोलते हैं तब उस टाइम पे याद रखो, बाकी सब चीजें भूल जाओ, और जब क्लास होगी उस टाइम पे याद करो। ठीक है सर, जिसको एक बच्चा बोल रहा है जिसको फांसी दिया गया है उसको कैसे कम कर सकता है गवर्नर? मैं वही तो बोल रहा हूं, कम कर सकता है। पार्डन का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से, मतलब जिसको फांसी हुई है उसकी सजा ही माफ कर दो, उसको एक दिन की सजा तो छोड़ो, उसका आरोप ही खत्म कर दो, उसको बोलते हैं पार्डन। तो ये काम गवर्नर नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो ये भी कर सकता है। गवर्नर क्या कर सकता है, मान लो किसी को फांसी की सजा हुई है, तो उसकी सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट में कर सकता है। लाइटर फॉर्म हो गई ना, चेंज कर दिया ना नेचर। ठीक है, चेंज कर दिया नेचर, कम्यूटेशन कर दिया, सुनो लाइटर फॉर्म होगी। तो उसी तरीके से मान लो किसी को, अच्छा डेथ वाले सेंटेंस, डेथ वाले केस में ही बताना था, तो डेथ का केस एक ही है, तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट कर सकती है, उसको 10 साल की सजा, 20 साल की, 30 साल की सजा दे सकता है। ठीक है, तो लाइफ मतलब डेथ सेंटेंस हटा सकता है वो, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको एक भी दिन की सजा ना दे, ऐसा नहीं है। सर कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ ठीक है, तुम मजाक करो। सर प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, हाँ कर सकता है बच्चे, प्रेसिडेंट तो पार्डन कर ही सकता है डेथ सेंटेंस को। प्रेसिडेंट को वो कोई भी सजा पार्डन कर सकता है, चाहे वो कोर्ट मार्शल की सजा हो, ठीक है, किसी भी एग्जीक्यूटिव लिस्ट पे कोई भी मैटर हो, सब माफ कर सकता है, लेकिन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करता। आज के लिए बस इतना करें। और किसी का कुछ डाउट है, किसी भी बच्चे का कुछ डाउट है? ठीक है सर, ठीक है। देखो जब क्लास होती है मैं आपको कोशिश करता हूँ कि आपको चीजें समझा दूं, चीजें समझाने से होगा क्या, अरे स्टेटमेंट ही आएगा ना एग्जाम में, और क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा, उसको पढ़ के समझ के अपना सॉल्व कर लेना। सब तब क्या गवर्नर फांसी को बदल सकता है? हाँ भाई, गवर्नर फांसी को बदल के इंप्रिजनमेंट कर सकता है। इनको मेरी बात पे भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आज तक ये पार्डन का मतलब डेथ सेंटेंस को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। आप माफी का मतलब सिर्फ इतना समझते थे कि सजा, माफी का मतलब सिर्फ इतना समझते थे कि सजा 1-2 साल कम करना। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सर कोर्ट मार्शल कैसे होता है? बेटा कोर्ट मार्शल मतलब आपको बताया ही था कि मतलब आर्मी में जो है वो डिसिप्लिन वर्क होता है, तो अगर डिसिप्लिन किसी ने इनडिसिप्लिन एक्शन दिखाया तो वहां फिर कोर्ट में उसका फिर कोर्ट मार्शल हो जाता है। जय हिंद बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। किसी का और कुछ डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज आज के लिए बस वी आर लिविंग क्लास। ठीक है, नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाओ, नोट्स मैं देता हूं। देखो अच्छा मैं नोट्स बनाता हूं, आपको नोट्स मेरे ख्याल से फंडामेंटल राइट्स का भी मिल गया होगा। कितने बड़े नोट्स बनाए हैं, नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आपको मिले, तो नोट्स बनाओगे तो फायदा होगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलो बाय बच्चे। ठीक है, थैंक यू सो मच, और पढ़ो और रिवाइज करो चीजों को। ठीक है।